स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल सिद्धार्था जॉब पॉइंट में। आज का टॉपिक होगा परिवार से। हम लोग पिछले वीडियो में आवास एवं परिवार के तहत आवास को पूरा डिटेल से देखे थे, पूरा विश्लेषण देखे थे। एनसीईआरटी बेस्ड था वो, जिसमें देखे थे जानवरों का आवास, पक्षियों के घोंसले, मनुष्य का घर, जो अलग अलग क्षेत्रों में मनुष्य घर बनाते हैं, मिट्टी के घर, बांस या लकड़ी के घर, फिर पत्थर लकड़ी के घर, बर्फ का घर, हाउस बोट, डोंगे, टेंट। तो जो भी उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, आपको ये वीडियो मिल जाएगा। और जब आप वो उस वीडियो को देख लीजिएगा तब आप इसको देखिएगा। इसी वीडियो में हम पूरे प्रीवियस ईयर का आवास एवं परिवार से संबंधित कुछ प्रश्न वगैरह करवाएंगे कि किस तरह से प्रश्न आता है। जब आप दोनों वीडियो को देख लीजिएगा, यानी इसके पहले वाला आवास टॉपिक से फिर परिवार वाला देख लीजिएगा, तो जो प्रीवियस ईयर का प्रश्न है आपको समझने में आसानी होगी और एग्ज़ाम तक आप नहीं भूलेंगे, ये मेरा प्रॉमिस भी है। और जाके आप जो आने वाले प्रश्न हैं आप उसको सीधे सीधे हल भी कर सकते हैं। तो जो नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाला वीडियो मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। कुछ कमेंट करना हो तो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो आइए हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं। परिवार। परिवार क्या है, पहले इसको जानते हैं कि परिवार की उत्पत्ति हुई कैसे, या परिवार क्या है। देखिए, परिवार की बात करें तो जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई करोड़ों साल पहले, तो मनुष्य आदि मानव, हम लोग इतिहास वगैरह में पढ़ते हैं कि मनुष्य पहले आदि मानव था। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति वो पर्यावरण से कर लेता था। प्रकृति में इतनी प्रचुरता थी कि मनुष्य पेट भर के खाना, भोजन, दाना पानी अपना ले लिया, फिर पेड़ पर दूसरे जानवरों से सुरक्षा के लिए सो जाते थे, फिर भूख लगती थी फिर खाते थे, यानी वो पर्यावरण से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। लेकिन उस समय कभी भी लोग परिवार में एक साथ रहना नहीं सीखा था। जिस तरह हम लोग अभी परिवार में रहते हैं, हमारे परिवार में कई मेंबर्स होते हैं, माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, भतीजा भतीजी, बुआ, तो कई लोग रहते हैं अभी। लेकिन उस समय ऐसा कोई प्रचलन था नहीं। कुछ लोगों का जो दैवीय शक्ति, दैवीय सिद्धांत काम करता है कि परिवार की उत्पत्ति देवताओं के द्वारा की गई, ये सर्वथा अनुचित है ही। लेकिन सबसे ऑथेंटिक है कि परिवार का जो विकास हुआ एक विकासात्मक प्रक्रिया है। यानी विकासवादी सिद्धांत के लोग, विकासवादी लोग क्या कहते हैं, विकासवादी लोग कहते हैं कि परिवार की उत्पत्ति नहीं हुई है बल्कि परिवार का विकास हुआ है। परिवार को किसी ने बनाया नहीं, बल्कि परिवार क्या है, विकासवादी सिद्धांत है। इसी के तहत एक लेविस मॉर्गन है। ये लेविस मॉर्गन कहते हैं कि परिवार विकसित रूप है। परिवार आज जो हम देख रहे हैं ये परिवार का विकसित रूप है और ये धीरे धीरे विकास हुआ है। जब ये आदि मानव थे तो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के संपर्क में आए, मनुष्य ने खेती करना सीखा, पशुपालन करना सीखा, तो एक जगह वो रहने लगे। रहते क्या हुए कि वो परिवार बन गए। शुरू में क्या हुआ कि परिवार जब बन गए तो जो दबंग सदस्य होते थे कबीला में, जैसे 10-20 लोग इकट्ठे रहने लगे, जो दबंग लोग होते थे उसका अधिकार हो जाता था। जैसे देखते हैं कि जानवरों में भी ऐसा अक्सर देखने को मिलता है अब तक। तो उसी तरह जानवर के तरह ही मनुष्य करते थे। तो जानवर, जब ये शक्तिशाली कोई मनुष्य होता था तो वो कई चीज़ों पर अपना अधिकार कर लेते थे। हम लोग परिवार की बात करें तो परिवार को ही लेकर चले तो परिवार के तहत, जैसे उस समय पहले शादी विवाह की प्रथा नहीं थी, ये धीरे धीरे लोग एक जगह रहना सीखने लगे। जो दबंग थे वो दबंग लोग क्या करते थे कि एक पुरुष कई स्त्रियों को रखते थे, एक पुरुष कई स्त्रियों के साथ रहते थे। अब ये कई स्त्रियों के साथ रहते थे, इसी तरह एक स्त्री जो है कई पुरुषों के साथ रहते थे। और तीसरी बात क्या थी कि कई पुरुष कई स्त्रियों के साथ, कई स्त्री कई पुरुषों के साथ रहते थे। तो यानी ये क्या था, एक सामूहिक रूप था, सामूहिक संस्था था परिवार। और धीरे धीरे यही विकसित होकर आज परिवार कई भागों में विभाजित है। कई प्रकार के परिवार हम देख सकते हैं। कुछ परिवार छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। जो छोटे परिवार होते हैं उसको हम लोग एकल परिवार कहते हैं। तो ये विकासवादियों का मानना है कि परिवार का विकास हुआ है,
परिवार को किसी ने बनाया नहीं है। अब ये पूर्ण कामाचार था उस समय, यानी सेक्स उस समय पूरा था। जानवरों में भी सेक्स होता है, उसी तरह मनुष्य में भी सेक्स था, जिसके कारण संतान की उत्पत्ति होती थी। और जानवर देख रहे हैं कि जिस तरह से संतान जितने तक ख्याल करते थे, देखभाल कर सकते हैं, उतने तक मनुष्य भी उस समय करते थे। तो इसके आधार पर अब परिवार की बात करें तो परिवार जो है, परिवार का अंग्रेजी कहाँ से, इसका परिवार शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए, परिवार शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है। परिवार का इंग्लिश हम लोग जानते हैं कि फैमिली होता है, फैमिली। और ये फैमिली शब्द जो है ये लैटिन भाषा के ये याद रखिएगा, कई बार पूछा हुआ है, लैटिन भाषा के फेमुलस से निकला है। किससे निकला है? फेमुलस से। और इस फेमुलस का अर्थ क्या है? फेमुलस का अर्थ है नौकर। अब यहाँ पर गलत अर्थ नहीं निकालना है कि फैमिली है तो नौकर नहीं है, यानी नौकर का मतलब हो गया यहाँ पर कि फैमिली का ये दायित्व होता है कि हर सदस्यों के प्रति वो देखरेख या सुरक्षात्मक भावना उसके अंदर हो। तो यानी इस तरह से फैमिली शब्द जो है, फैमिली शब्द लैटिन भाषा के फेमुलस से निकला है, जिसका अर्थ है नौकर। इस तरह से परिवार क्या है? परिवार एक संस्था है, यानी परिवार वह संस्था है जिसमें बालक का जन्म होता है, और विकास होता है और उसी में अंत होता है, यानी क्या है कि परिवार क्या है? एक संस्था है, यानी वह संस्था है जिसमें बालक का जन्म होता है और विकास होता है और फिर उसी में अंत होता है। यानी परिवार के अंतर्गत ये तीन चीज़ें तो अनिवार्य रूप से होता है, जन्म, विकास और अंत। इसकी कई विशेषताएं हैं। परिवार की विशेषताएं का एक एक जिक्र कर लें, जहाँ से प्रश्न हमेशा रहता है और समझने में भी आपके लिए आसानी हो। देखिए, इसकी परिवार की विशेषताएं क्या हैं? परिवार की पहली विशेषताएं है कि यह एक वंशानुगत है। वंशानुगत किसको कहते हैं? जो अनुवांशिकता होता है, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो गुण जाए उसको कहते हैं हम लोग वंशानुक्रम या अनुवांशिकता। तो जैसे कि माता पिता है, माता पिता के रंग, रूप, कद, काठी, इसका गुण उसके संतान में जाता है या फिर उसके पिछली पीढ़ियों का जाता है। तो इससे संबंधित हम बाल विकास में अनुवांशिकता और वातावरण में कई सिद्धांत वंशानुक्रम के बताए हैं। समानता का सिद्धांत, असमानता का सिद्धांत, अर्जित गुणों का सिद्धांत, फिर जाके मेंडल का नियम, वहाँ डिटेल से बताएं। आप वहाँ डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइएगा, आपको ये वाला टॉपिक मिल जाएगा वंशानुक्रम। तो क्या है कि ये वंशानुगत संस्था है, यानी क्या है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली एक संस्था है। दूसरी बात है इसमें, ये एक सामाजिक संस्था है। सामाजिक संस्था यानी परिवार में, समाज के अंतर्गत जो कुछ भी होता है परिवार में वो चीज़ होता है। यानी समाज के अंतर्गत बोली है, भाषा है, कल्चर है, संस्कृति है, धर्म है, रीति रिवाज है, कानून है, तो उस हिसाब से हमारा परिवार चलता है। तो इसको कहते हैं हम लोग सामाजिक संस्था। इसकी विशेषता है आर्थिक संस्था। ये परिवार एक आर्थिक संस्था भी है कि परिवार है तो परिवार के लोग इनकम करते हैं, कमाते हैं, अर्न करते हैं, तो इसलिए इसको कुछ वैज्ञानिक लोग जो हैं, कुछ विद्वान लोग इसको आर्थिक संस्था भी कहते हैं। ये वैवाहिक अनिवार्यता है। वैवाहिक अनिवार्यता यानी क्या कि यदि आप परिवार के सदस्य हैं, परिवार में हैं, तो आपका दायित्व है कि आप विवाह शादी करें, और यदि आप माता पिता हैं तो अपने संतानों की भी शादी करें। ये आपका वैवाहिक अनिवार्यता है। और यहीं से संबंधित है कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि देश आज़ादी से पहले जो है हमारे देश में बाल विवाह प्रथा था, जहाँ पर शादी के लिए उम्र फिक्स नहीं था।
नहीं था। ये तो खैर बाद में भी बहुत दिनों तक चला, लेकिन कई बार जब कानून बना तो कानून बनने के बाद जो है लड़का अलग अलग शादियों का जो है एक उम्र तय कर दिया गया, लड़की के लिए और लड़का के लिए। तो लड़की के लिए कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए और लड़का के लिए कम से कम 21 वर्ष शादी की उम्र को तय कर दिया गया। ये सीटेट में भी आपको पूछा गया है। और कई बार जो कहें कि एस्टेट्स है यानी राज्य का टेट है, उसमें भी ये पूछा गया है कि लड़की और लड़का का वैवाहिक उम्र क्या है। एक और है इसमें सामाजिक सुरक्षा की भावना। सामाजिक सुरक्षा की भावना, सुरक्षा की भावना ये क्या है कि जब परिवार है तो परिवार का ये दायित्व होता है कि समाज के अंतर्गत वो सुरक्षित रहे, समाज उसको सुरक्षित करे, समाज के लोगों से सुरक्षित करे, समाज के नियमों परंपराओं रीति रिवाजों से सुरक्षित करे। तो ये परिवार की एक भावना भी होती है। ये अब देखिए परिवार कई प्रकार के होते हैं। हम लोग देखते हैं कि परिवार, किसी का परिवार बड़ा होता है, किसी का परिवार छोटा होता है, तो किसी का परिवार जो है मीडियम होता है। तो उसके आकार के आधार पर परिवार को दो भागों में बांटा गया है, यानी दो प्रकार का परिवार होता है, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। एकल परिवार और संयुक्त परिवार। एकल परिवार जो होते हैं इसमें ये बहुत छोटे होते हैं, यानी माता पिता होते हैं, माता पिता और फिर इसके कुछ गिने चुने संतान होते हैं, यानी 2 संतान ही मान लेते हैं, 2 संतान होते हैं। और ये संतान अविवाहित होते हैं। ये संतान क्या होते हैं? ये अविवाहित संतान होते हैं, यानी इसकी शादी नहीं होती है, अविवाहित संतान होते हैं। तो ये एकल परिवार का गुण क्या है कि हम 2, हमारे 2 या 3 भी हैं, 5 भी हैं, लेकिन किसी भी संतान की शादी नहीं हुई है तो वो परिवार एकल परिवार कहलाता है। कहा भी जाता है एकल परिवार की कुछ हानि कुछ लाभ, कुछ हानि कुछ लाभ भी होते हैं। तो लाभ क्या होता है कि छोटा परिवार है, सबको बराबर बराबर चीज़ यानी पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। अब यदि एकल परिवार है तो आप अपने संतान को अच्छे से पढ़ा लिखा सकते हैं, उसके लिए संसाधन का दिक्कत आपको नहीं होगी। कुछ इसमें हानि भी है कि यदि आप एकल परिवार हैं तो जब मुसीबत की घड़ी आएगी तो आप फिर वहाँ पर कहें कि मुसीबत आपके पास हो जाता है। अब मान लिया जाए कि इसमें कमाने वाले सदस्य कोई एक हैं, यदि वो बीमार पड़ जाते हैं तो मुश्किल हो जाती है, या फिर कोई कमाने वाले सदस्य हैं वो बाहर चले गए और इस बीच में कोई मुसीबत आ जाती है तो आपको झेलना पड़ता है। तो एकल परिवार की कुछ विशेषताएं भी होती है, कुछ हानियाँ भी होती है, यानी गुण भी होते हैं, अवगुण भी होते हैं। अब कोई चीज़ अब सोच के ही देखिए, एकल परिवार है, पापा अब 2 बच्चे हैं, पापा कुछ लाए तो दोनों बच्चे को बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गया। अब देखिए संयुक्त परिवार में क्या होता है कि संयुक्त परिवार जो होता है ये संयुक्त परिवार में बहुत ज़्यादा मात्रा में, अब ये दादा दादी से ही शुरू होगा। अब दादा दादी है, फिर इस दादा दादी के कई जोड़े होते हैं, यानी एक माता पिता है, माता पिता, एक चाचा चाची भी हैं, ये कम से कम बताए चाचा चाची, फिर एक कंवारे चाचा हैं, एक बुआ भी है और एक चाचा छोटे वाले और हैं। तो ये देख सकते हैं कि ये कितने हैं। अब ये माता पिता हैं, इसके कई संतान हो सकते हैं, कई संतान यानी संतान हो गया, ये सब संतान हो गया। इनके भी 1-2 संतान हो सकते हैं, 1-2 संतान इसके भी हैं, इसके भी संतान हो सकते हैं। तो यहाँ पर चाचा है, बुआ है, चाची है। तो कहने का मतलब कि संयुक्त परिवार में दादा दादी और उसके संतान, फिर उसके भी संतान के संतान होते हैं, यानी कुछ बड़े लोग होते हैं और बहुत सारे यानी ढेर सारे संतान होते हैं, बच्चे होते हैं ये संयुक्त परिवार में। तो संयुक्त परिवार के कुछ लाभ हैं कि इसमें सब कोई काम करना हो तो सब मिलकर करते हैं, तो काम का बोझ नहीं होता है। सब कोई मिलकर यदि कमाते हैं तो थोड़ा थोड़ा कमाने पर भी घर चल जाता है। लेकिन इसमें जो पढ़ने लिखने वाले हैं, मान लिया जाए ये लोग पढ़ने लिखने वाले हैं, जैसे चाचा है, ये छोटा वाला चाचा है, हो सके डिजाइन मारने वाले हो, बुआ भी डिजाइन मारने वाली है, तो किसी के कमाई से मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर आप कमाइएगा तो आप उपभोग कीजिएगा, आप नहीं कमाइएगा तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर मिल जाता है।
मिल जाता है, तो ये एक लाभ भी होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, थोड़ा आर्थिक बोझ बड़ा हो जाता है। यहाँ पर बच्चों को बहुत ज़्यादा फायदा होता है कि यहाँ पर बच्चे जो होते हैं असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं, नहीं 1 साल 2 साल 2.5 साल 3 साल 6 साल 7 साल 12 साल इस तरह के बच्चे होते हैं। तो हर बच्चे आपस में क्या करते हैं, एक समूह बनाकर बड़े बच्चों से छोटे बच्चे कुछ ना कुछ एडवांस में एक्स्ट्रा सीख लेते हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ ये संतान है, 2 संतान है, एक छोटा है एक बड़ा है, अपने आप में ही वो लिमिट हो जाते हैं। मोबाइल इधर पकड़ के ये बच्चा सोया है, ये बच्चा अलग मोबाइल देख रहा है, तो इसका मानसिक विकास नहीं हो पाता है, फिजिकल विकास भी नहीं हो पाता है। तो ये एकल परिवार और संयुक्त परिवार की कुछ विशेषताएं भी है और कुछ कहें कि अवगुण भी हैं। अब देखिए इसी परिवार में क्या होता है कि परिवार जो है किसी भी बच्चे का प्रथम पाठशाला होता है। बच्चे कुछ भी सीखते हैं, बोलना हो, चलना हो, व्यवहार का सीखना हो, नैतिकता सीखना हो, ये परिवार का प्रथम पाठशाला परिवार ही कहलाता है। और परिवार में आनुवांशिक गुणों का फुलफिल होता है, नियमों का पालन होता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि एक किसी भी परिवार के संतान का जो ब्लड ग्रुप है उसके आधार पर हम पता कर सकते हैं कि उस बच्चे का संतान किस ग्रुप का होगा, किस ग्रुप का होगा। अब आइए देखते हैं हम लोग आनुवांशिकता। आनुवांशिकता या वंशानुक्रम क्या होता है कि जब ये माता पिता या उसकी पिछली पीढ़ियों से जब संतान में गुण जाता है तो इसको कहते हैं हम लोग आनुवांशिकता। और इसी के आधार पर हम लोग देखते हैं कि माता पिता से उनके संतानों को के गुण मिलते हैं। यदि माता पिता काले हैं तो संतान भी काले होते हैं, गोरे हैं माता पिता तो संतान भी गोरे होते हैं। लेकिन कभी कभी रेयर केस में काले माता पिता के संतान गोरे हो जाते हैं। ये कैसे होते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, वहाँ पर आपको बाल विकास के अंतर्गत आनुवांशिकता और वातावरण का वीडियो मिलेगा, वहाँ आप देख लीजिएगा। गोरे माता पिता के संतान भी काले होते हैं और काले माता पिता के संतान भी गोरे होते हैं। तो ये आनुवांशिकता के जनक जो थे ये ग्रेगर जॉन मेंडल थे। ग्रेगर जॉन मेंडल इसे आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले इसी ने ये साबित किया कि माता पिता या उसके पूर्वजों से आने वाले पीढ़ियों में गुण जाते हैं, तो इसलिए इसको आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे इन्होंने अपना प्रयोग मटर और चूहा पर किया था। मटर और चूहा पर, हालांकि मटर पर सबसे पहले किया था। मटर को यहाँ से सीटेट में क्वेश्चन भी पूछा हुआ था कि मेंडल ने मटर के पौधों को आनुवांशिकता का पता लगाने के लिए क्यों चुना, क्योंकि मटर कई वैरायटी के होते हैं, छोटे बड़े, हरा, पीला, सफ़ेद, तो ये कई प्रकार के होते हैं। और जब ये क्रॉसिंग कराएगा तभी तो वो उसके गुण उसमें अलग से दिखेगा, जो एक ही तरह के होते हैं और चूहा भी उसी तरह का। तो इसलिए मटर और चूहा पर किया था। क्वेश्चन आपको पूछे कि आनुवांशिकता पर शोध करते हुए ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना पहला प्रयोग किस पर किया था, तो मटर पर, फिर दूसरा प्रयोग चूहा पर किया था। अब हम लोग जानते हैं कि आनुवांशिक गुण जो होते हैं ये एक परिवार का ब्लड ग्रुप से रिलेटेड होता है। ब्लड ग्रुप यानी परिवार में ब्लड ग्रुप कोई भी, हम लोग जानते हैं कि मनुष्य में ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं। रक्त समूह जो जिसको कहते हैं रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं, ए बी और ओ, ये 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। और इसी ब्लड ग्रुप के आधार पर हम अपने संतानों के ग्रुप यानी ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है संभावित पता कर सकते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि 2 माता पिता हैं, उसका ब्लड ग्रुप हम लोग जानते हैं, माता है पिता है, इसका ब्लड ग्रुप हम लोग यदि जानते हैं तो उसके बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है। यहाँ से एक प्रश्न पूछा हुआ था कि यदि माता का ब्लड ए और पिता का ओ है तो संतान में निम्नलिखित में से संतान में किस ग्रुप के संतान होने की, किस ब्लड ग्रुप का संतान होने की संभावना नहीं है। आप सीटेट वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल कर देखिएगा, जरूर ये पूछा हुआ है और अभी हम करवाएंगे भी। तो यदि माता का ओ है और पिता का भी ओ है तो
तो ये 100% चांस है कि बच्चे में भी ओ ब्लड ग्रुप होगा। यदि माता का ओ है या पिता का ए है तो इसमें दोनों संभावना ओ और ए दोनों 50-50 यानी 50% और ए भी होगा 50%, ए भी होगा 50%। अब देखिए यहाँ पर माता और पिता दोनों में से कुछ हो सकता है, पिता इधर भी हो सकता है, माता उधर भी हो सकती है। अब तीसरा ओ और बी, यदि ओ बी है तो उसी तरह ओ और बी भी 50-50% चांस हो सकता है संतान में। यानी संतान जो जन्म लेगा, यदि माँ ओ है पिता बी है तो संतान में ओ होगा या बी होगा, ए और ए बी यानी ए और ए बी वाला ब्लड ग्रुप का संतान उसका कभी भी होगा ही नहीं। तो इस तरह हम अनुमानित कर सकते हैं ओ बी, जैसे ओ और बी तो ओ और बी ये 50-50%। अब यदि ओ और ए बी है, यानी मान लिया जाए कि माता का ओ ब्लड ग्रुप है, पिता का ए बी है, तो इसका संभावना क्या होगा कि ए और बी, यहाँ देखिए ये वाला बहुत कंफ्यूजन करेगा आपको कि ओ ए बी है तो यहाँ ओ गायब हो जाता है, यानी ए 50% और बी भी 50%, यानी आपका ओ इसमें नहीं होता है। अब उसी तरह, अब जैसे ओ वाला तो सब हो गया, ओ वाला हो गया। अब यदि ए है, मान लिया जाए कि माता का ए पिता का भी ए है तो इसमें दोनों होगा ए और ओ, यहाँ ओ वाला गुण आ जाता है। ए यानी 2/3, एग्जैक्ट तो निकलेगा नहीं, हम राउंड फिगर में लिख रहे हैं 66.5 या जो कहें 66% और ये 33%। ये किसमें, जब दोनों ग्रुप हो। उसी तरह ए हो गया। अब ए बी हो जाए तो यदि पिता का, आप इसको नोट कर लीजिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन सीटेट में हमेशा रहता है, यदि माता का ए पिता का बी या पिता का ए माता का बी इस तरह का भी रहे तो ए भी रहे तो इसका संभावना क्या होगा, ए बी और ओ, ये चारों ग्रुप का हो जाता है 25% चांस, 25 यानी चारों संभावना हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होगा आपको इसी में। यदि आपका ग्रुप माता का ए पिता का बी है, ए बी है, दोनों अलग अलग है तो चारों में से कुछ भी हो जाएगा, इसका एग्जैक्ट आप नहीं निकाल सकते हैं। तो ये हो गया ए बी और कोई बचा ए बी। अब ये ए बी रहे तो इसमें तीनों संभावना हो सकता है, ए बी और ए बी रहे तो ये ए बी और ए बी ये तीनों होगा, यानी ए बी और बी यानी बराबर 33% करके होगा, इसमें भी 33% और बी भी 33% करके। अब उसी तरह यदि बी भी रहे, जिस तरह यहाँ ए था उसी तरह यहाँ बी रहे तो बी और ओ होने का संभावना रहेगा, बी और ओ, बी 66% उसी तरह और ओ जो है 33%। अब यहाँ पर अब देखिए ए बी हो गया। अब मान लीजिए बी ए बी रहेगा, पी ए बी तो उसी तरह ये तीनों होगा, ये तीनों संभावना हो सकता है, ये वाला ही हो जाएगा, इसमें भी बी ए बी में यही वाला हो जाएगा। तो इस तरह आप अपने माता पिता या हम लोग अपने पति पत्नी का ब्लड ग्रुप से जो है अपने संतानों का संभावित निकाल सकते हैं। तो ये था परिवार से संबंधित वीडियो। आइए इससे संबंधित हम लोग 10-20 प्रश्न को कर लेते हैं ताकि आने वाला एग्जाम जो होगा कभी भी भूले नहीं। वीडियो को यदि गौर से देखे होंगे तो आपके पास मौका होगा सही आंसर बताने का, तो कमेंट बॉक्स में सही आंसर जरूर बताइएगा। तो पहला प्रश्न देख रहे हैं, भारत में लड़कियों व लड़कों के विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु क्या है? तो लड़कियों पहले है तो लड़कियों पहले देखना है। देखिए यहाँ पर इस तरह आप गलत कर सकते हैं। तो लड़की के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 वर्ष। दूसरा, भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो ये वाला याद रखिएगा, ये 2006 में पारित हुआ था, जिसके अंतर्गत आप बालकों कम उम्र में यानी 18 और 21 से पहले बच्चों की शादी नहीं कर सकते हैं। कौन सी विशेषताएं परिवार की नहीं है? कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हों, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न भिन्न जमा होती है। अब देखिए यहाँ पर विभिन्न सदस्य लोग आय करते हैं लेकिन आय को जमा नहीं किया जाता है, तो ये वाला गलत है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही सही होगा। बाकी सभी क्या है कथन, ये सब सही है, यानी सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व।
कुत्ता मछली का आवास है। कुत्ता मछली समुद्र में रहता है। बच्चों को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? ये देखिए छत्तीसगढ़ में पूछा गया है, छत्तीसगढ़ स्टेट में। तो परिवार से। एकल परिवार से तात्पर्य है वर्ष 1950 के बाद बना परिवार। परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे, संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे उनके माता पिता एवं दादा दादी रहते हैं, केवल पति पत्नी। तो यानी एकल परिवार का तात्पर्य क्या है? परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके संतान रहते हैं, बच्चे रहते हैं। सी टेट में देखिए यहाँ से किस तरह से प्रश्न पूछता है, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे। किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल। अभी अभी बताए हैं आप लोग को। नीचे दिए गए एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। तो जो भी वीडियो आवास वाला टॉपिक से नहीं देखे हैं तो उसके लिए ये कठिन सवाल है। तो चूंकि देखिए ये आसाम के लोग, इसका आंसर एनसीईआरटी भी रखता है, सीटेट भी आंसर इसका आसाम रखता है कि वहाँ पर घर मकान जो होते हैं ये 10 से 12 फुट यानी 3-3.5 फीट इसलिए ऊपर बनाते हैं कि बाढ़ का पानी अंदर से निकल जाए। नीचे दी गई सूची पर विवरण कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली, ये सभी क्या है? ये सब पानी में रहने वाला है, लेकिन इसमें से दो जो है ये तीन जो है उभयचर हैं। तो कौवा इसमें इस तरह अलग नहीं हो सकता। इस सूची में निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है? तो आवास के आधार पर कौवा अपना आवास बनाता है, तो इसका आंसर ये भी हो सकता है। तो ये रीजनिंग टाइप का है, कुछ भी आंसर हो सकता है। तो घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती है में रहते हैं। मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खंभे पर बनाए जाते हैं। लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कौन कथन सही है? सही यानी राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घर बनाते हैं जिसकी कटीली झाड़ियों की होती है यानी फूस की होती है, ये सही हो सकता है। तो ये सही हो सकता है। मनाली में घर बांसों के खंभों पर ये पर्वतीय क्षेत्रों में नहीं बनाए जाते हैं, तो ये बी वाला गलत है। लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं नीचे की मंजिलों पर, ये सी सही है। अब डी, इसमें 3 है ही, तो यानी ए और सी सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए। किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए। 2 मंजिले हैं, नीचे बहुत बातें हैं। तो ये पत्थर वाला घर जो है पहाड़ी एरिया में यानी हिमाचल प्रदेश में होगा। आप इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो ये विस्तारित परिवार है यानी संयुक्त परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? परिवार की परिभाषा गलत है। रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है। शिक्षण अधिगम में दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। प्रत्येक स्थान पर एक तरफ स्थान है, दूसरे तरफ घर है। मनाली पर्वतीय इलाके में है, तो पर्वत यानी पत्थर वाला घर होगा। पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनाई जाती है, फर्श और छतें लकड़ी की बनाई जाती थी। ए का 4। राजस्थान में जो है मिट्टी का घर, असम में बांस के खंभों पर घर और लद्दाख में जो है पत्थरों या लकड़ी के से बने ढालू छत। तो ये हो गया आपका आंसर ए का 4। तो ए का 4 फर्स्ट में ही मिल रहा है, तो ये वाला आंसर हो गया। निम्न में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच में अपनी घोंसला बनाते हैं? तो ये पक्षियों के घोंसला वाला टॉपिक से है। फाख्ता चिड़िया। परिवार एक इकाई होते हैं जिनमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, यह कथन है। ये सही नहीं है क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं, ये गलत। सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। इसका आंसर ये है। ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु, मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं, यानी कहाँ की बात है? ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहे हैं। तो मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं, अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। मकान जमीन से लगभग 3-3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। मकानों की छतें ढालू होती है। देखिए ये एक ही टाइप के यानी मकान जो होते हैं, मकान टॉपिक से एक ही प्रश्न को बार बार ऑप्शन में, कभी प्रश्न में इस तरह से घुमा फिरा के पूछता है। तो वीडियो को यदि आप लोग देखे होंगे तो इसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो मकान की छतें, ये किस मकान की बात कर रहे हैं? ये जो है
आपके असम यानी जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है वहाँ के घरों की बात कर रही है। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी वस्तु में एक साथ नहीं रहता है? यानी मकड़ी, चींटी, ततैया, दीमक। मकड़ी अकेले रहता है, ये समूह में नहीं रहता है। घरों की नीचे दी गई विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छत, पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10-12 फुट ऊंचाई पर बने घर, पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श। लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन सी विशिष्टताएं पाई जाती है? तो देखिए, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, ये होता है। पेड़ की तनों की लकड़ी से बनी ढाली छत, ये बी भी होगा, यानी ए बी। अब पत्थर के खंभों पर जमीन से, ये जमीन से नहीं होता, ये वाला नहीं है। पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श, यानी ए बी और डी, यानी ए डी ई। इसका आंसर लकड़ी के भी फर्श लगाए जाते हैं। बी वाला पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढाली छत, नहीं, पेड़ की तनों की डाली से छत नहीं होता है, तो ये वाला आपका आंसर ए डी बी ई होगा, ए डी ई होगा। तो हाँ, कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपनी घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़ें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी अंडे देता है, बेचारा कौवा अपने अंडे के साथ इन अंडों को भी सेता है। तो ये कोयल जो है अपना घोंसला नहीं बनाता है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता है, पानी का तो बात ही नहीं है। बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। बर्फ मुफ्त में मिलती है, इसलिए मुफ्त की तो बात ही नहीं। ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है, यानी इसका आंसर क्या होगा? बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। तो ये था आपका आवास एवं परिवार टॉपिक भी और कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस भी। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए उपयोगी भी साबित हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।